नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड यूटेट 2026 की परीक्षा 29 सितंबर को होनी प्रस्तावित है। परीक्षा में बेहतर स्कोर के लिए सबसे जरूरी होता है सटीक मॉडल पेपर से अभ्यास करना। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं एक मॉडल पेपर जिससे आप अपना अभ्यास कर सकते हैं। इससे पहले वीडियो में हमने बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र सीडीपी के प्रश्नों को हल किया था। आज के इस दूसरे वीडियो में हम हल करने वाले हैं यूटेट पेपर सेकंड हिंदी भाषा फर्स्ट का एक मॉडल पेपर है, भाषा प्रथम हिंदी का। इसमें हम हिंदी के 30 प्रश्न, जो कि मैंने पहले ही बताया था, जो प्रथम भाषा हिंदी के जो प्रश्न हैं वो प्रश्न संख्या 31 से लेकर के 60 तक के जो प्रश्न प्रथम भाषा, चाहे वो अंग्रेजी हो चाहे हिंदी हो, तो जो भी आप भाषा लोगे उसमें 31वें प्रश्न से 60वें प्रश्न तक का प्रथम भाषा के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर हम 31 से 60 के जो प्रश्न हैं उनको हल करेंगे, उनका व्याकरण पेडागोजी की सटीक जो एक्सप्लेनेशन है उसके साथ समझेंगे, ताकि परीक्षा में ऐसे प्रश्न आते ही आप तुरंत उनको हल कर सकें। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। चलिए बिना किसी देरी के आज का हिंदी का पेपर शुरू करते हैं। हिंदी में पहला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग नहीं हुआ है। नहीं शब्द को जरूर पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, पेड़ से फल गिरा, पेड़ से फल अलग हुआ है, पृथक हुआ है, तो यहाँ अपादान कारक है, ये वाला आपका उत्तर नहीं होगा। फिर है, वह तुमसे अधिक योग्य है, अधिक योग्य तुलना की गई है, तुलना में भी अपादान कारक होगा, ये भी आपका उत्तर नहीं होगा। फिर है, लड़का शेर से डरता है, शेर से डरते भागेगा, अलग होगा, तो ये भी क्या है, अपादान है, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। राम स्वभाव से सरल है, तो ये आपका आंसर होगा। नहीं है पूछा है तो ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ में करण कारक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जिसके हाथ में चक्र है उसे कहते हैं चक्रधर, चक्रपाणी, चक्रवृद्धि, चक्रवात, तो उसको कहते हैं चक्र पाणी। चक्र है पानी, पानी पानी का मतलब होता है हाथ, तो चक्र है हाथ में, चक्रपाणी, ये वाला आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद है। वर्णिक छंद जिसमें वर्ण की गिनती होती है वो वर्णिक छंद होता है, और जिसमें मात्राएं गिनी जाती हैं उसे मात्रिक छंद कहते हैं, जिसमें मात्राएं गिनी जाती हैं। तो यहाँ पे वर्णिक छंद इसमें मालिनी है और बाकी सारे ये मात्रिक छंद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वांग्मय शब्द का संधि विच्छेद होगा। वांग्मय, वांग्मय, वाक्मय, ये वाला इसका आंसर, डी वाला इसका सही होगा। और ये वाक्मय ही बाद में वांग्मय जब संधि हो जाती है तो वांग्मय में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अंतस्थ व्यंजन है। तो ये ध है, स है, म है या ल है। तो आप ध्यान दीजिए कि य, र, ल, जो य, र, ल होते हैं वो क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो आप ध्यान देखिए कि य, र, ल, व जो है अंतस्थ व्यंजन होते हैं, तो इसमें कौन सा आया, ल आया, तो ये वाला उत्तर इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांचे में ढला होना, मुहावरे का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन दिए हैं, किसी की इच्छा के अनुरूप आचरण करना, विस्तृत ज्ञान प्राप्त करना, रूपवान होना, अनेक कार्यों में दक्ष होना। तो ये तो सारे ही सांचे में ढलना ही होते हैं, ये सारे लगभग लगभग, लेकिन जो एक छांटना है तो यहाँ पर रूपवान होना, इसको हम सही उत्तर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, पावक शब्द में कौन सी संधि है। जो पावक शब्द है, पौ धन अकह से पौ धन अक से पावक बनता है। अब जब प और इसमें प में अ जोड़ेंगे, प में आ जुड़ता है, ये प और आ जुड़ता है, तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है आव। और जब आव आय बनता है तो वहां पर अयादि संधि होती है। ये डी वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्याकरण शिक्षण में प्रयुक्त भाषा संसर्ग विधि में किस तथ्य पर बल दिया जाता है। स्वतंत्र रूप से व्याकरण की शिक्षा देने पर, व्याकरण शिक्षण के क्रम में उसके नियमों से परिचित कराने पर, भाषा का अध्ययन करते हुए व्याकरण के सूत्रों को कंठस्थ कराने पर, भाषा पर अधिकार प्राप्त लेखकों की रचनाएं पढ़ने पर। तो ये वाला इसका सही आंसर होगा, अंतिम वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि उसे देश सेवा करनी चाहिए। वाक्य में देश सेवा क्या है। देश सेवा क्या है। देश सेवा भाववाचक संज्ञा है। सबसे पहली बात ये भाववाचक संज्ञा है देश सेवा, ठीक है। दूसरी बात, क्योंकि यह सेवा की अमूर्त अवस्था को व्यक्त करता है, क्योंकि यह एक ही क्रिया का उल्लेख करता है, तो ये एक वचन है। दूसरी बात कौन सा है, ये एक वचन है, क्योंकि एक ही
अमूर्त अवस्था का को व्यक्त करता है। दूसरा, सेवा शब्द जो है वो इसमें स्त्रीलिंग शब्द है और उसे वाक्य के कर्म के रूप में कार्य करता है, अतः कर्म कारक में यहाँ पर ये कर्म कारक भी है। तो आप इसका आंसर देख लीजिए। इसका जो आंसर हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा, एक वचन, स्त्रीलिंग और कर्म कारक, ये आप इसको आंसर लिख देंगे। बहुत सारे ऑप्शन इसमें थे, वो देख लीजिए। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वसंत शब्द का पर्याय नहीं है। नहीं है शब्द आया है, तो नहीं है ये चीज कभी हम नहीं पढ़ते, कभी कई कई बार हम इसको जल्दबाजी में नहीं देखते। ये नहीं शब्द को जरूर देख लेना है कि वसंत शब्द का पर्याय नहीं है। ऋतुराज ये पर्याय है, ऋतुराज। मधुमास भी पर्यायवाची है, कुसुमाकर भी पर्यायवाची है, लेकिन रत्नाकर ये समुद्र का पर्यायवाची है, तो ये वसंत का नहीं है। ये वाला आंसर इसका हो जाएगा, नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रिय प्रवास ये महाकाव्य, इसमें कुल कितने सर्ग हैं? तो इसमें 17 सर्ग हैं, याद रखिएगा 17 सर्ग हैं। इस महाकाव्य को लिखा था अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहोर जी ने और इसको खड़ी बोली में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षण में साहचर्य विधि का उपयोग किस प्रणाली में किया जाता है? मॉन्टेसरी, डाल्टन, किंडरगार्टन या ह्यूरिस्टिक? तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है मॉन्टेसरी। श्रीमती मारिया मॉन्टेसरी ने इस विधि को दिया था और इसमें क्या हुआ था, चित्रों और शब्दों के बीच के प्राकृतिक संबंध को करके बच्चों को भाषा को सीखने का कार्य किया गया था। जो आजकल हो रहा है कि शेर का चित्र दिखा करके उसके नीचे शेर लिखते हैं या किसी बच्चे से मिलान करने को कहते हैं, तो ये श्रीमती मारिया मॉन्टेसरी की प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इनमें से पुरस्कार कहानी के रचयिता कौन है? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय या सुदर्शन? तो इसका जो सही उत्तर है वो जयशंकर प्रसाद है। इस कहानी में मधुलिका नाम की एक नायिका है जो अपने देश से भी प्रेम करती है और अपने जो दूसरा जो व्यक्तिगत किसी राजकुमार से भी प्रेम करती है, तो वो दोनों के बीच में द्वंद्व में केंद्र में रखकर ये कहानी लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अक्षर विन्यास की अशुद्धियों का कारण है उच्चारण दोष, लिपि का दुराज्ञान, अभ्यास का अभाव। ये सभी कारण हैं, उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाषा संबंधी ज्ञान को विकसित करना, सौंदर्य अनुभूति तथा कल्पना शक्ति में वृद्धि करना, अभिनय क्षमता विकसित करना, विशिष्ट पदबंधों और वाक्य संरचनाओं का ज्ञान प्राप्त करना। तो इसका जो सही उत्तर बी वाला आपका इसका सही होगा, क्योंकि कविताएं केवल भाषा ज्ञान को नहीं बल्कि भाव उद्भवन क्षमता, सौंदर्य बोध को भी विकसित करती हैं। विद्यार्थियों को काव्य पाठ के माध्यम से अलंकार, रस चिंतन, कल्पना शक्ति, अभिव्यक्ति का अनुभव कराया जाता है, तो इसका बी वाला इसका आंसर सही होगा। अब आगे निर्देश दिया है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। कोई गद्यांश आपके पेपर में होगा, उसको आपको पढ़ना है और उस पर दिए गए प्रश्न संख्या 46 से 50 तक, यानी कि 5 प्रश्न 46 से 50 तक के 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं इस गद्यांश को पढ़कर। ये आप गद्यांश पढ़ लीजिए। गद्यांश को मैं स्क्रॉल कर रहा हूं, आप इसको आराम से पढ़ लीजिए और इसको पढ़ करके जो नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो हम सीधे चलते हैं प्रश्न पे। ये आपका पूरा गद्यांश यहाँ पे पूरा हो जाता है। अब आता है प्रश्न हमारा। प्रश्न है कि वर्तमान सभ्यता का दोष है। वर्तमान सभ्यता का दोष प्रकृति के विकास को अवरुद्ध करना, मनुष्य को उसके मूल भावों से दूर करना, देश प्रेम की भावना को कम करना, मनुष्यत्व का हनन करना। तो इस गद्यांश में बताया गया है कि आधुनिक सभ्यता के अंग्रेजी ढंग के शहरों और मिलों के बीच में हमें अपने प्राचीन पूर्वजों के साथ आत्मिक जुड़ाव का अनुभव नहीं होता है, तो इसलिए इसका आंसर सही होगा बी वाला, मनुष्य को उसके मूल भावों से दूर करना। अगला प्रश्न आता है गद्यांश पे आधारित, चिरकाल व्यापी शुद्ध मनुष्यत्व से तात्पर्य है समस्त भेदभावों को मिटा देने वाली आदिम मनोभावना, किसी काल विशेष में मानव मन में व्याप्त मनुष्यता, देश प्रेम की उदात्त भावना, मनुष्य के स्वतंत्र सत्ता का अनुभव। तो इसका जो सही होगा वो पहला होगा, समस्त भेदभावों को मिटा देने वाली आदिम मनोभावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन व्यक्ति देश प्रेम का दावा कर सकता है? कौन व्यक्ति कर सकता है दावा? जिसकी मनुष्यता काल विशेष से बंधी हुई हो, जो अधिकार भोगने की भावना से भरा हुआ हो, जो देश से बंधी हुई मनुष्यता का अनुभव करता हो, जो अपनी जाति की स्वतंत्र सत्ता का अनुभव नहीं करता हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो देश से बंधी हुई मनुष्यता का अनुभव करता हो। अगला प्रश्न है कि साहचर्यगत प्रेम क्या है? तो क्या है? देश प्रेम का एक रूप है, संग साथ से विकसित हुआ प्रेम है, सानिध्य अभ्यास से पैदा हुआ राग है, उपर्युक्त सभी है। तो ये डी वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक के अनुसार किसी देश की स्वतंत्र सत्ता से क्या अभिप्राय है?
तो यहाँ दिया है चरम भौतिक उपलब्धियां प्राप्त करना, अपनी जाति के मूल स्वरूप को अनुभव करना, स्वतंत्र भाव से अधिकार सुख का भोग करना, या विदेशी सत्ता को निर्मूल कर देना। तो इसका जो सही उत्तर है वो है अपनी जाति के मूल स्वरूप को अनुभव करना। ये सही आंसर है। अभी आपने गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। अभी आपको एक कविता पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं 5 प्रश्न। तो कविता की कुछ लाइनें आपको दी होंगी। पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के प्रश्न संख्या 51 से 55 तक के सर्वाधिक उचित उत्तर वाले विकल्प का आपको चयन करना है। यहाँ पर एक कविता की कुछ पंक्तियां दी गई हैं। मनु तुम श्रद्धा हो गए भूल, उस पूर्ण आत्मविश्वासमयी को उड़ा दिया था समझ तूल। तुमने तो समझा असत विश्व जीवन धागे में रहा झूल, जो क्षण बीते सुख साधन में उनको ही वास्तव लिया मान। वासना तृप्ति ही स्वर्ग बनी, या उल्टी मति का व्यर्थ ज्ञान। तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की, समरसता है संबंध बनी अधिकार और अधिकारी की। तो ये कविता है, इसको आपको पढ़ना है और आपने पढ़ी। अब इसमें प्रश्नों के उत्तर आपको उत्तर देने हैं। तूल शब्द का अर्थ है, तूल शब्द का यहाँ कविता में क्या अर्थ है? विवाद, रुई, बढ़ाना या धूल। तो तूल शब्द का अर्थ यहाँ हल्की चीज से है, जो उड़ा देने वाली हल्की चीज। तो हल्की चीज यहाँ पर रुई को यहाँ पर मान सकते हैं। इस कविता में ये भाव निकल कर आ रहा है कि मनु ने श्रद्धा को बहुत हल्की और तुच्छ समझकर त्याग दिया। यह भाव का अर्थ है कि श्रद्धा को तुच्छ मानना बड़ी भूल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनु पुरुष होने के अहंकार में क्या भूल गए? ईश्वर के अस्तित्व को भूल गए, संसार के सत्य को भूल गए, मनुष्य की महत्ता को भूल गए, या स्त्री के अस्तित्व को भूल गए? तो ये इसका आंसर हो जाएगा, स्त्री के अस्तित्व को भूल गए। क्योंकि कविता में आया है तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की, अर्थात मनुष्य जो मनु है पुरुष होने के अहंकार में भूल गए कि स्त्री का भी कोई अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, उसकी शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि ने श्रद्धा के किस गुण का उल्लेख किया है? विनम्रता से झुकी हुई, आध्यात्मिक चेतना से संपन्न, आत्मविश्वास से भरी हुई, श्रद्धा संपन्न। तो आत्मविश्वास से भरी हुई एक शब्द आया है आत्मविश्वासमयी, तो इसका मतलब है आत्मविश्वास से भरी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपर्युक्त काव्य पंक्तियां किस महाकाव्य से ली गई हैं? ये कामायनी महाकाव्य से ली गई हैं। मनु, श्रद्धा और ईड़ा के माध्यम से यहाँ पर मन के विभिन्न भावों का चित्रण किया गया है, और ये जयशंकर प्रसाद जी की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा दुर्गुण मनु में विद्यमान नहीं था? मनु में विद्यमान नहीं था। सांसारिक सुख को ही सर्वस्व मानना, स्त्री को हे समझना, वासना तृप्ति को ही स्वर्ग मानना, अति आत्मविश्वास से भरा होना। तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा अति आत्मविश्वास से भरा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? महात्मा विनोबा यश से भागते हैं पर कीर्ति उनके पीछे आती है। दूसरा है इंसान स्वामी सेवक का अंतर जानता है। तीसरा है जिसने दुख नहीं भोगा उसने दुनिया में कुछ नहीं देखा। फिर है घर का दरवाजा खुला और राम निकल गया। मित्रों इसमें आपको बताना है मिश्र वाक्य। तो मिश्र वाक्य ये सी वाला होगा, जिसने दुख नहीं देखा उसने दुनिया में कुछ नहीं देखा, क्योंकि ये वाक्य दो उपवाक्यों से मिलकर बना है। एक पहला जो कोमा पे खत्म होता है, उसके बाद दूसरा, दो उपवाक्यों से मिलकर बना है। और इनमें से एक उपवाक्य जिसने दुख नहीं देखा संबंधवाचक है जो मुख्य वाक्य से जुड़ता है, यह मिश्र वाक्य के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो पढ़ेगा वह विद्वान होगा। ये तो निश्चय है कि जो पढ़ेगा वह विद्वान होगा, जो नहीं पढ़ेगा तो कहां से विद्वान होगा? तो वह कौन सा सर्वनाम है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम है। जो पढ़ेगा वह विद्वान होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला हमारा प्रश्न है कि भाषा और बोली के अंतर के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इस चीज को जरूर पढ़े, सत्य असत्य। ठीक है, भाषा का क्षेत्र विस्तृत और बोली का क्षेत्र सीमित होता है, ये तो सत्य है। फिर है भाषा अधिक व्याकरण सम्मत होती है जबकि बोली में व्याकरणिक भेद अधिक होते हैं, बिल्कुल सही है। हमें तो असत्य ढूंढना है ना। तो भाषा मानक होती है, बोलियों में मानकता कम होती है, बिल्कुल सही है। फिर है भाषा की अपेक्षा बोली का शब्द भंडार अधिक व्यापक होता है, ये वाला आपका आंसर होगा। क्योंकि ये नहीं होता है तो ये असत्य है, तो ये वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि मौखिक भाषा की प्रारंभिक शिक्षा में कौन सा तत्व उपयोगी नहीं है? नहीं है चीज को हमने देखा है। तो संपर्क, मौखिक भाषा की प्रारंभिक शिक्षा में संपर्क आवश्यक है, अनुकरण आवश्यक है, अभ्यास भी आवश्यक है, लेकिन अक्षर ज्ञान नहीं है। क्योंकि ये मौखिक भाषा, अक्षर ज्ञान जो है, ये वाला आंसर होगा। अक्षर ज्ञान जो है वो लिखित भाषा से, मौखिक भाषा से नहीं है, लिखित भाषा से संबंध है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी शब्द का कोई एक खंड विशेषण, जब किसी शब्द का कोई एक खंड क्या है, विशेषण या उपमा सूचक शब्द हो, तो वहां कौन सा समास होता है? तो इसके लिए समास पढ़ने पड़ेंगे आपको। तो वहां पे समास होगा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में पूर्व पद विशेषण या उपमा सूचक होता है जो उत्तर पद की विशेषता बताता है। जैसे आपने सुना होगा एक शब्द है नील कमल, आपने सुना होगा नील कमल जो शब्द है, तो इसका मतलब होता है नीला कमल। नीला कमल, तो नीला है कमल, तो नीला क्या है, नीला विशेषण है, कमल की विशेषता बता रहा है, तो यहां पर कर्मधारय समास होता है। साथियों, यह मॉडल पेपर है, आपके अभ्यास के लिए तैयार है। हर प्रश्न को पढ़ते ही आप पहले खुद उत्तर सोचने की कोशिश करें और कमेंट में अपना उत्तर लिखते रहें ताकि आपको अपनी तैयारी का सही अंदाजा हो सके। तो मित्रों, यह था यूटेट पेपर सेकंड हिंदी भाषा का मॉडल पेपर। 30 प्रश्नों का हमने यहाँ पे हल किया। आज के इस 30 प्रश्नों के मॉडल पेपर में से आपके कितने प्रश्न सही हुए, अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। इसके अगले वीडियो पार्ट 3 में हम इसी मॉडल पेपर के संस्कृत या सामाजिक अध्ययन के प्रश्नों को लेकर आएंगे। अगर आपको यह मॉडल पेपर और पढ़ाने का तरीका उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथी अभ्यर्थियों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। मिलते हैं अगले विषय के मॉडल पेपर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।